हाँ बच्चों, आज हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 3.1 में, जिसमें कि आप लोगों को दो चर वाली रैखिक समीकरणों के युग्म से रिलेटेड हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इन प्रश्नावली में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, इन सारी चीजों के रिलेटेड आज हम 3.1 में चलेंगे। जो मुख्य तथ्य है उसी को हम लोग लेकर आगे चलेंगे और हर दिन आप लोगों को जैसे हम बता रहे हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। बच्चा सिर्फ डर रहा है तो सिर्फ एग्जाम के डर से, वो जो बिहार बोर्ड है इस एग्जाम के डर से। अब हम लोग का डरने की पारी खत्म हो गई है। अब हम लोग को अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना होगा और धैर्य के साथ काम को लेना होगा। प्रत्येक दिन आप अच्छी तरह से समझें, देखें, उसके बाद आपकी बेड़ा पार हो जाएगी। तो हम लोग चलते हैं इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनको लेकर के हम लोग आगे चलते हैं। तो इन प्रश्नावली में क्या कहा रहा है? 3.1 इन 3.1 में दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले बात आता है दो चर। तो आप लोगों को हम बहुपद वाले में ही बता चुके थे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग देखे थे कि चर क्या होता है। अल्फाबेटिकल के A to Z ये सारा चीज चर है। तो ये चर वाले रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण क्या होता था? जिस पर घात 1 होता है वह रैखिक समीकरण कहलाती है। तो अब ये समीकरण के युग्म, और युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसमें बात क्या होता है, आता ये समीकरण की उत्पत्ति कैसे होती है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यह समीकरणों में आप लोग 5 विधि से मैक्सिमम सवालों को सॉल्यूशन कर पाइएगा। लेकिन आज हम लोग का जो प्रश्नावली है इसमें 3.1 में ग्राफ से संबंधित है, और ग्राफ कैसे सरल करेंगे वह हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसे सारे सवाल के कुछ नियम को जानना होगा कि यह सरल होगा कि नहीं होगा या क्या होगा। इन सारी चीजों को हम लोग जानते हैं। तो चलते हैं सवाल की ओर। तो सवाल में सबसे पहले कुछ रूल है और नियम है, इन रूल को समझते हैं। जैसे हमारी सवालें A1 x1 या x लगा दीजिए प्लस B1 y बराबर C1 और A2 x प्लस B2 y C2। इस तरह के आपके बीच सवाल आएंगे, अर्थात दो चर वाले x और y। आपके पास कोई दो चर होंगे और a और b जो देख रहे हैं यहाँ संख्यात्मक मान होगी, अर्थात यहाँ कोई नंबर होंगे या संख्या होंगे। समझ में आ रहा है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये जो आपका है ये संख्यात्मक मान है, मतलब यहाँ अंक होंगे। इसके रिलेटेड हम बताएंगे, जब तक कि आज समझेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, तो इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। तो युग्म मतलब 1 और ये है 2। युग्म मतलब जोड़ा, तो ये जोड़ा होंगे समीकरण में। और इसी प्रकार इसमें आपको 3 रूल देंगे, और ये 3 रूल को ही आप लोग आराम से समझ करके सवाल को बना सकिएगा। और ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, हम इसी तीनों के माध्यमों से समझ पाएंगे। तो चलते हैं, इसका जो रूल है वह है, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो जाए, अगर इस स्थिति में कोई समीकरण आ जाए तब आप क्या करेंगे? एक छोटी सी बात, जब माइनस लगा देंगे तब ये समीकरण में आ जाएंगे और आराम से बना पाइएगा। ठीक है? तो सबसे पहले इस तरह के समीकरणों को इस तरह सूत्र पर बैठाकर जांच करनी होती है, क्या यह समीकरणों का हल किस रूप में है। तो अगर इस रूप में हो जाए तो ये अनेक हल कहलाता है।
अनित हल कहलाता है। और ग्राफ में ये जो होते हैं, ग्राफ में या एक ही रेखाओं पर समीकरण हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, समपाती। क्या कह देते हैं इसको, समपाती। तो समझिए थोड़ा सा, ये समपाती होती है या नहीं होती है, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये एक ही रेखाओं पर ये सभी का मान आ जाता है। ठीक है, और यह एक ही ग्राफ पर आने का मतलब ही होता है ये समपाती है। ठीक है, और यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, अगर इस स्थिति में कोई आ जाए तब आप कहेंगे ओ द्वितीय हल। अर्थात इसका जो ग्राफ में होगा, यह ग्राफ में होगा प्रतिच्छेदी। ग्राफ में कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, मतलब कहीं ना कहीं वह जरूर काटेंगे। इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी कहेंगे। अर्थात इसका एक हल है, इसका एक ही हल। ठीक है, अब आता है एक और, जो कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। इसको कहते हैं कोई हल नहीं। क्या कहते हैं इसको, कोई हल नहीं। अर्थात जब इसका ग्राफ तैयार किया जाएगा तब उसका ग्राफ समीकरणों पर कहीं भी कटेगा नहीं, अर्थात समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समानांतर ग्राफ होगी। और जब समानांतर ग्राफ होगी तो अक्ष y का मान कहां से निकलेगी। इसलिए ये सारा रूल के अनुसार, यदि एक रूल, ये दूसरा रूल, ये तीसरा रूल, इस तरह के सवालों को इस सारे रूलों पर बैठा करके सबसे पहले आप देखेंगे क्या समपाती होगी या प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होंगे। आप इन सारे नियमों के अनुसार अगर आप पता कर लेते हैं तब आपको पता चल जाता है कि हमारा जो सवाल बनेगा कैसा बनेगा, और हमारे समीकरण में क्या दोनों चर का मान हमारे सामने आएंगे या नहीं आएंगे। चलिए तब हम इन तरह के सारे सवालों को सरल करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको कुछ क्षण के लिए उतार लीजिए, फिर हम देखते हैं। चलिए सर, हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब बात आता है कि दो चर वाले समीकरण कैसे उत्पन्न होती है। तो आप लोग को ऐसे भी सवाल दे सकता है। सवाल तो बहुत तरह से उत्पन्न होती है कि जैसे कि कोई दो संख्या है, दो संख्या या अंकों का, देखिए दो अंकों का योग 14 है और इन संख्या का अंतर जो है 4 है। तो दोनों संख्या ज्ञात करें ग्राफीय विधि। ऐसा आप लोगों को सवाल दे सकता है। सवाल तो बहुत प्रकार की होगी, लेकिन समीकरण दो चर का होना चाहिए। किसी भी प्रकार का आपके बीच सवाल दे दे, बस अपने दो शर्त का, दो चर वाले हो तो आप सिर्फ हम बेस फॉर्म बता रहे हैं। बेस क्या है,
बनाना कैसे इसको समझा रहे हैं, रटना नहीं है सवाल। समझ गए तो बेरा पार। इस तरह के लाखों करोड़ों सवाल बना सकते हैं अगर बेसिक फॉर्म अगर हमारी अच्छी रही तो। सिर्फ 10th के लिए थोड़े पढ़ रहे हैं, ये तो हम कभी भी पास हो जाएंगे और अच्छे तरह से पास हो सकते हैं अगर समझ जाइएगा तो कोई नहीं काट सकता है आपको अच्छे नंबर लाने से। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसमें थोड़ा सा फ्रेश होकर कहा 2 अंक का योग। तो दोनों अंक कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, हो सकता है दोनों बराबर होगी। तो हमने क्या माना, यहां मान करके आप बनाइएगा और आराम से बनाइएगा। देखिए माना कि प्रथम अंक x तथा दूसरी अंक y। यहां लिखिएगा प्रथम शर्त से 2 अंकों का योग 14 है, यहां से क्लियर। तो दोनों का योग कितना दिया 14। ओके अब देखिए, अब आप द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त में क्या कहा, और इन संख्याओं का अंकों होगा, अंकों का अंतर 4 है, अंकों का अंतर 4। तो अंक यही है मेरा, का अंतर क्या है 4, और ये समीकरण क्या है सेकंड। हमको कहा है यहाँ क्या ग्राफ ये भी, तो ध्यान दीजिएगा ग्राफ के लिए हम एक डाटा तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग के बीच कॉपी मिलता है ग्राफ का, तो आपका लिखिएगा इस तरफ का जो है आपके बीच ग्राफ होता है और इस तरफ आपके पास इस तरह का कॉपी मिला हुआ होता है। इस ग्राफ में आप क्या करते हैं, आप इसको क्या मान लेते हैं x डैश और इसको आप y और नीचे वाले को आप क्या मानते हैं y डैश और इधर वाला को x मानते हैं। और सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं। देखिए पहले आपको जांचना भी होगा, क्या रूल जो बताया था, तो हम इन दोनों को एक जगह करते हैं। x प्लस y बराबर 14 था, तो x प्लस y माइनस 14 बराबर 0 है। उसी तरह x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आप इन समीकरणों को सूत्र के अनुसार a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 जब जांच करते हैं तब इसी से आपको पहले आता है a1 का वैल्यू इस जगह कुछ नहीं तो क्या है 1, b1 का वैल्यू क्या है इस जगह क्या है कुछ नहीं तो 1, और c1 का वैल्यू क्या है माइनस 14। उसी तरह a2 का वैल्यू कितना है 1, b2 का वैल्यू कितना है -1, c2 का वैल्यू है -4। अब इस पर बैठा देते हैं 1 बटे 1 और फिर देखिए क्या होगा 1 बटे -1 और -14 बटे -4। अब आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी आपस में बराबर नहीं है, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। अब इसको आप क्या कहिएगा ओ द्वितीय हल, अर्थात एक हल यही कहेंगे। जब एक हल हो तो आप यहां आ जाएंगे इन दोनों समीकरणों को लेकर। जब दो समीकरणों को लेते हैं तो पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं x बराबर 14 माइनस वाई। आप इसको समीकरण इस तरह बना करके एक खटाल बना दीजिएगा और इसमें आप x और y रख दीजिएगा। ये आपका फर्स्ट था तो फर्स्ट रहने दीजिएगा। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है कि x का मान आप निकालिए अपने मन से, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा रखिए कि मेरा ये ग्राफ पे जो आपका चार्ट है
इस चार्ट पर ये सारी संख्याओं छोटी छोटी है तो छोटी छोटी लेंगे, बड़ी है तो बड़ी संख्या से लेकर के आप बना सकते हैं। जैसे ही आप लिखेंगे तो यहां देखिए लिखिएगा कि समीकरण फर्स्ट में y का मान अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, y का मान 9 प्रतिस्थापन कर दिया। अगर y करते हैं तो x बराबर क्या है 14 माइनस y, तो x बराबर 14 माइनस 9, x बराबर 5। कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, जैसे मैंने y का मान मैंने हम 9 लिया, आप 3 4 6 कुछ भी लेकर के एक ऐसी संख्या लेना है जो युग्म जो कि अच्छी तरह से कट सके और एक्यूरेशन मान आ सके। तो हमने लिया यहाँ y का मान लिए 9, तो ये आ गया मेरा 5। पुनः जब पुनः आप इसी प्रकार करते हैं कि समीकरण फर्स्ट में y का मान 4 करेंगे, तब क्या हो जाता है 4 प्रतिस्थापन करने पर, तो क्या हो गया x इक्वल टू 14 माइनस y, x इक्वल टू क्या हो गया सर 14 घटा 4, x इक्वल टू 10। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 4 रखिए, तो ये कितना है। कहीं तकलीफ है, एक बार कुछ क्षण के लिए आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए, हम फिर मिटाएंगे, कहीं मेरे पास जगह नहीं है, हम इसको मिटा देंगे फिर आपको ग्राफ पर दिखाएंगे। ओके, तो हम इसको मिटा देते हैं। आप इस वीडियो को रोक करके सबसे पहले देख लीजिएगा, उसके बाद हम अच्छी तरह से आपको बताएंगे। ओके, तो देखिए तो डाटा हमारे पास तैयार है, x प्लस सीधा नाम ये ना x इक्वल टू 14 माइनस y का जो डाटा है वो मेरा तैयार हो चुका है। x और ये y, ये 9 तो ये 5, ये 4 और ये 10, ठीक है नहीं, ये आप 4 रखें और ये हमको 10 था। ये समीकरण हमें तैयार हो चुका है। अब देखिए दूसरा क्या था मेरे पास समीकरण, दूसरा जो समीकरण था वो मेरे पास था y x माइनस y बराबर 4, तो x बराबर y प्लस या 4 प्लस y। इसी तरह इसका भी डाटा आप तैयार रखिए, x और ये y। ओके, और ये आपका समीकरण सेकेंड। जब सेकेंड था तो इसमें आपने क्या किया करेंगे जस्ट टू जस्ट एकदम उसी तरह इसको भी सरल करते हैं। तो हमने क्या किया, समीकरण सेकेंड में हमने x का मान हमने 9 कर दिया, नहीं y का मान 9 कर दिया, नहीं क्या कुछ भी ले लीजिए, हमने 2 ले लिया, 2 ले लिया, y का मान 2 प्रतिस्थापन कर रहे हैं। जैसे लेते हैं तो x बराबर 4 प्लस y, तो x बराबर 4 प्लस 2, x बराबर 6। इसका मतलब y का मान मैंने 2 लिया तो x का मान कितना है 6। पुनः इसी प्रकार अगर 4 ले लेते हैं, y इक्वल टू क्या ले लेते हैं 4 माना कि, तो x बराबर क्या है y प्लस 4 प्लस y। तो अगर हमने लिया 4 प्लस 4 8, तो x का वैल्यू क्या है 8। तो हमने क्या लिया, अगर 4 लिया तो यहाँ 4 आ गया। अब देखिए मेरे पास 2 डाटा हो चुका, x माइनस y इक्वल टू 4, जिसको हम क्या लिखे थे x इक्वल टू y 4 प्लस y, और इसका भी हमको डाटा प्राप्त हो चुका है।
x और y। x का वैल्यू मेरे पास 6 और 4 है, 6 और 4 इसको 2 था और यहाँ 4। इस प्रकार से हमें अगर मिलने के बाद थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राफ आपका अच्छा लगे। देखिए अब आप थोड़ा सा ग्राफ के बारे में देखिए। ये आपका y है और ये आपका y डैश है और ये आपका x डैश है और ये आपका x। अब देखिए थोड़ा सा गौर से, ये x अक्ष पर क्या लें और y अक्ष पर क्या लें, तो ध्यान रहे, एक आइडिया लगाइए कि x का सबसे बड़ा मान कितना है 10 और y का सबसे बड़ा मान कितना है 9। इसका मतलब है कि अगर हम दोनों का 2 ले लें, 2 का अंतराल लें, 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 और 2 पंचे 10 और 2 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10। अब देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब जान रहे हैं कि अगर इस तरफ जाएगी बाईं तरफ नेगेटिव और दाईं तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव, तो -1 -2 -4 -6 -8 -2 2 4 6 8 और 10। दूसरी तरफ 2 4 ये नेगेटिव में 6 8 -2 2 4 6 8 10। इस तरह लेने के बाद सबसे पहले आसान सी बातों में और आसान तरीके से हम लोग समझ जाए। देखिए कैसे, x का मान 5 कर रहा है, तो x यहाँ क्या मेरा नेगेटिव में है? नहीं, तो नेगेटिव में नहीं है तो 5 कर रहा है ना। तो आप देखिए 2 और 2 4, मतलब मैंने क्या किया है, एक इकाई को माना हुआ है कि एक वर्ग को हमने कितना दिया 2 यूनिट लिए, तो आधा कर देंगे तो क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक में 2 हुआ, इसका मतलब बीच में 1 है, तो 2 दूनी 4 हुआ, तो 5 लेना, इन दोनों के बीच में आएगा। हाँ सर, तो 5 लिए तो 5 हो गया ये। अब कह रहा है कि 9 y का मान 9 होना चाहिए, तो देखिए यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 9 कहाँ होगा, इस बीच में होगा। तो देखिए सर, अगर हम इसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं, यहां पर कट रहा है, ओके, ध्यान से। अब देखिए सर, थोड़ा गौर करते हैं, यहां आ गया, एक तो कहानी खत्म हो गई इन दोनों का। दूसरा देखिए, कह रहा है इसका 10, x का मान 10 और y का मान 4, तो ये 10 हुआ, इसका मान 4 हुआ, तो यहां हो। समझ में आ रहा? मतलब एक बिंदु यहां होगा और एक बिंदु ये होगा। आप अपने स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, दोनों को मिला दीजिएगा। मैंने अपना स्केल तो है नहीं, तो हम मिला दिए कभी, और इसको इसका कहानी खत्म हो गया। अब इसका बात आता है समीकरण सेकेंड। तो समीकरण सेकेंड में x का मान 6 है, तो x का मान 6, y का मान 2 है, तो y का मान 2, तो मैंने 2 यहां पर आ और 6, कोई दिक्कत? देखिए गौर से, मतलब ये बिंदु है। दूसरा कह रहा है 4 और 4, मतलब मैंने 4 लिया और यहां 4 है। कोई दिक्कत? अब देखिए दोस्तों, अब हम दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। क्या कर देंगे? मिला देंगे। जैसे ही मिलाएंगे तो देखिए क्या होगा, इन ग्राफ को आपको मिलाना है। आप कुछ देख पा रहे हैं कि इन दोनों का कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ क्या होगा, 4 होगा, तो y का मान अगर हम 4 रखते हैं तो ये 8 ना होगा, 8 होगा।
गलती हो गया मेरा, हम लोग अगर आप थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तब ना यहाँ आंसर नहीं होगा था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, समझ ही रहे हैं। x का मान 4 है तो नहीं, x का मान 8 है तो 8 लिए, y का मान 4 है तो y का मान 4 हमने यहाँ लिया, ठीक है। देखिए सर यहाँ पे है। अब देखिए इन दोनों को आपने क्या किया, एक तो यहाँ है और दूसरा यहाँ है। पहला तो ये दोनों है कि हमने क्या किया कि इन समीकरणों में हम सदैव क्या दिया, 9 5 14 और 9 5 14 10 7 14, और इसमें क्या 4 का अंतर, 6 में 4 2 घटाए तो 4, 8 में 4 घटाए तो 4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप कटा के देखिएगा तो आपका आराम से समझ में आएगा। इन दोनों को कटाइए, तो जैसे ही कटाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर कटेंगे। तो हम पहले भी पता लगाए थे ना कि ये क्या था, क्या था, अद्वितीय हल था, अर्थात एक हल था, अर्थात इसकी ग्राफ क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। तो देखिए सर इसका प्रतिच्छेदी मतलब यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, तो आप क्या करेंगे, इन समीकरणों पर इसका समीकरण का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो इन समीकरणों पर क्या लिखिएगा, देखिए गौर से, इन समीकरण का नाम क्या था सर, x - y बराबर 4, और इसका क्या था, x + y बराबर 40। तो समीकरण ये सेकंड था और ये समीकरण फर्स्ट, और इस जगह बिंदु आया तो आप देखिए गौर से, या 9 हो और या 5, तो आपका यहाँ लिखिएगा x बराबर 9 है और y बराबर क्या है, 5 है। अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे कि ग्राफ में क्या होता है रियल में। रियल में भी आप देख पाए कि x और y का मान आपको पता चल गया। इस समीकरणों में 2 अंकों का योग, तो देखिए 9 और 5 14 हुआ, और इन्हीं 2 अंकों का अंतर, 2 अंकों का अंतर, अंक 9 में 5 घटा तो कितना आया, 4। तो देखिए दोनों से क्या प्राप्त हो गई। आप इसे जरूर लिखिएगा, ये नहीं लिखते हैं तो आपका सवाल गलत कर देगा, क्योंकि आपने क्या लिया क्या नहीं लिया वो आप दिखा ही नहीं रहे, जिनके कारण आपका गलत हो जाए। तो कृपया ध्यान दीजिएगा, इस बातों को ज्यादा केयर कीजिएगा। तो आपको हम यह बता देना चाहेंगे कि जब भी आप एग्जाम में सरल करेंगे तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सबसे पहले बनाना, क्योंकि उस समय क्या होता है, हमारी जो मस्तकें होती है इतना सेंसिटिविटी होती है कि बड़े से बड़े क्वेश्चनों को अच्छे से आराम से हल कर पाएंगे। जैसे जैसे लेट होते जाएगा तब क्या होगा, हमारी प्रेशर बढ़ते रहेगा और गलती को आप जबरदस्ती लिख करके हाँ हो गया, मतलब उस समय कम और दबाव ज़्यादा हो जाएगा, जिनके कारण आप डगमगा उठिएगा और आपसे गलती हो जाएगी। इसलिए गलती ना हो, इसलिए सबसे पहले आपसे जितने भी दीर्घ प्रश्न होंगे, सबसे पहले आप दीर्घ प्रश्नों को ही हल कर लीजिएगा। बाकी के सवाल जो होंगे आपका 2 नंबर वाली, पहले 5 नंबर वाले को सभी को अच्छे ढंग से क्लियर कर लेंगे, तभी आप आगे वाले सवालों को सरल से अच्छे से करेंगे। तो ये सवाल इस प्रकार की जो ग्राफ वाली है, ये आपको 5 नंबर 5 अंक का पूछा जाएगा। 5 अंक मिलेंगे अगर आपका ग्राफ सही हो जाता है और आप अच्छी तरह से लिख लेते हैं तो आपको 5 अंक प्राप्त होगा। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस प्रश्नावली में 3.1 इसमें जाएंगे, 3.1 में जाएंगे तो आपको ग्राफ भी मिलेगा, और यही तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान से आप इसे बना लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको 5 अंक प्राप्त होगा। तो हम आप लोगों को बस यही कहते रहेंगे और कहते हैं, जब तक कि आपकी सफलता हासिल नहीं होती है तब तक आप नींद को तुम और आलस को तुम त्यागो तुम। कहा गया है ना कि करत करत अभ्यास के जरिमती हो सुजान, और रसरी आवत जाते और सिर पे पड़त निशान। जब एक बरदराज नाम का एक लड़का था, उन्होंने अपने गुरु आश्रम में रह करके पढ़ते थे,
तो उन्हें जब गुरुजी ने कहा कि आपकी मस्तक में अट ही नहीं रहा है, तो आप क्या मतलब पढ़ रहे हैं इतना दिन से, तुम घर चले जाओ, घर में आराम से तुम पढ़ना। उसी समय जब लौटते समय उन्होंने वृद्धराज को जिस समय पानी की प्यास लगी तो वह एक कुएं की जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर तक सोचता है और सोचते सोचते उसने कुछ अपनी आंखों से अवलोकन किया और उन्होंने देखा, क्या देखा कि एक कोमल रस्सी और पत्थर पर बार बार रस्सी को आने जाने से उस पत्थरों पर वह लकीर हो उठा था, जो कि एक नर्म चीज और कठोर चीजों पर दाग उत्पन्न कर सकती है। तो हमारी मस्तक क्या पत्थर से भी बेसी मजबूत है क्या? इसलिए हम बार बार एक ही चीज को रट्टा मारते रहेंगे तो हमारी मस्तक उससे अच्छी तरह से सेंसिटिविटी हो जाएगी, अच्छी तरह से उसे लोड कर पाएगा। इसलिए हम आप लोगों को बार बार यही कहते आ रहे हैं कि बहुत कम समय है, आप अच्छी तैयारी करें। हर हालत में आपको अच्छी मुकाम देनी होगी, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे गार्जियनों का, शिक्षकों का आप पर गर्व है। इसलिए आप प्रत्येक दिन अच्छी तरह से पढ़ें और वीडियो को सही तरह से प्रत्येक दिन आप समय के साथ उसे देखते रहें, जिनके कारण आपकी अच्छी रिजल्ट आ सके। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी अपने आसपास जो भी भाई बहन और रिलेशन है उसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को आप जरूर शेयर करें, जिनके कारण आपके कारण दूसरे की भी रिजल्ट अच्छी बन सके। धन्यवाद।